एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट एसएक्यू है यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब हमें पता है डायफ्राम जो है वो मसल ऑफ रेस्पिरेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल ऑफ रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब जो अपना अडल्ट डायफ्राम है ना, वो कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखता है, समथिंग लाइक दिस, एक डोम शेप होता है वो। ठीक है, ये होते हैं उसके क्रस, और एक बीच में बड़ा सा टेंडन होता है जिसे कहते हैं हम सेंट्रल टेंडन। ओके, एक होता है सेंट्रल टेंडन, और ये जो नीचे है ये इसे कहते हैं क्रस ऑफ डायफ्राम, और ये आजू बाजू नहीं पूरा मस्कुलर पार्ट होता है। ठीक है, बीच में टेंडन है, आजू बाजू पूरा मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, अब मस्कुलर है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम मीजोडर्म। ठीक है, तो अब ये ऐसा हमको ये दिखता कैसे है? एक्चुअल में जो भी हम फोटोज़ देखते हैं वो सारे डायफ्राम ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन ये व्यू है ना जो ये नीचे से देख रहे हैं, मतलब ऐसे मैं समझो यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और यहाँ से मैं डायफ्राम देख रही हूँ। ठीक है, ऊपर आँख करके, तब जाके मुझे ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको बॉडी में देखूँ, ये पोस्टीरियर साइड है, ये मेरा एंटीरियर साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्टिब्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डोम ऑफ द डायफ्राम दिख रहा है, और ये क्रस ऐसे पीछे की साइड होता है, ये सजाइटल सेक्शन था। ठीक है, और ये इन्फीरियर सेक्शन, मतलब नीचे से मैं इसको देख रही हूँ। तो ये क्या है? हमारा अडल्ट डायफ्राम। अब ये बना कैसे? एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट करे पूरा डायफ्राम बनाने के लिए? एक ही उससे नहीं बन जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट करते हैं डायफ्राम बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेप्टम ट्रांसवर्सम, डॉर्सल मीसो ईजोफेगस और सर्वाइकल मायोटोम्स और प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो ये चार चीज़ें हमें याद ही रखनी है डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम के लिए। तो अब ये सेप्टम ट्रांसवर्सम कहाँ से आया? तो जब हमारा डेवलपमेंट हो रहा था तो स्टोमोडियम, पता है हमें स्टोमोडियम जो फ्यूचर ओरल कैविटी बनाता है, तो उसके ऊपर एक मीजोडर्म की थिकनिंग होती है, तो ये थिकनिंग को ही हम बोलते हैं सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, अब ये ऊपर है। ठीक है, अब हमें पता है फोल्डिंग होगी एम्ब्रियो की, जब फोल्डिंग हुई तो ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम पहले ओरल कैविटी के ऊपर था वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। नीचे मतलब कहाँ? ओरल कैविटी के नीचे। तो अपने को पता है ना डायफ्राम अपना कहाँ प्रेजेंट है? थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट है, लेकिन इनिशियली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था ये ओरल कैविटी के ऊपर था। ठीक है, ये फोल्डिंग ऑफ द एम्ब्रियो की वजह से ये नीचे आया है। नीचे भी कहाँ पर आया है? थोरासिक कैविटी में आया है। ठीक है, लेकिन ये जो रीजन है ये तो सर्वाइकल रीजन हुआ ना, तो इनिशियली सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट था, तो यहीं पे उसके ना नर्व सप्लाई भी डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे सर्वाइकल मायोटोम्स भी डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए हम सर्वाइकल जो डायफ्राम है उसकी नर्व सप्लाई क्या है? C3, C4, C5, लेकिन वो प्रेजेंट है अभी अडल्ट के अंदर, वो लंबार रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी नर्व सप्लाई की रूट वैल्यू C3, C4, C5 है। क्यों? क्योंकि वो पहले कहाँ पे प्रेजेंट था? सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट था। तो अब मायोटोम्स एक बार बन गए ना तो नर्व्स इलोंगेट हो जाती है, ऐसा नहीं कि उसके मायोटोम्स शिफ्ट हो जाएंगे, नर्व्स इलोंगेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका नर्व सप्लाई इसीलिए ये है रूट वैल्यू। ओके, तो अब जो सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है? ये है मीजोडर्मल थिकनिंग, मतलब डायफ्राम तो मस्कुलर ऑर्गन है तो मीजोडर्म से ही बनेंगे, सारी चीज़ें मीजोडर्म से ही बनती है। तो जो अब ये क्या बनाता है? सेप्टम ट्रांसवर्सम फॉर्म्स द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। अब सेंट्रल टेंडन ये था ना, बीच में जो भी टेंडन है, तो ये इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेप्टम ट्रांसवर्सम। ठीक है, ये हो गया सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम के बारे में पता चल गया। फिर एक होता है डॉर्सल मीजो ईसोफेगस। तो ये कहाँ से आया पता है? अब ये आगे डेवलप हो रहा था डायफ्राम, अब ये पीछे ना साइड बाय साइड डेवलपमेंट होने लगता है ईसोफेगस। तो ये ईसोफेगस के अंदर जो ये मिजेंट्री होती है, डॉर्सल मीजो ईसोफेगस, ये जाके भी बाइंड करता है अपने सेप्टम ट्रांसवर्सम से। ठीक है, ये ईसोफेगस है और ये पीछे ज्वाइन करता है लंबार वर्टिब्रे से। ठीक है, तो ये जो मीसो ईसोफेगस है ना, जो ईसोफेगस के आजू बाजू डेवलप कर रहा है, ये जाके ज्वाइन करता है सेप्टम ट्रांसवर्सम से और जाके ज्वाइन करता है लंबार वर्टिब्रे से। ठीक है, तो ये हो गया इसका, दो चीज़ें हमें पता चल गई, सेप्टम ट्रांसवर्सम और डॉर्सल मीसो ईसोफेगस। ठीक है, अब थर्ड होता है सर्वाइकल मायोटोम्स। अब ये मायोटोम्स तो हमें पता है इट फॉर्म्स द मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। डायफ्राम के मैंने बताया ना तीन पार्ट, एक तो सेंट्रल टेंडन है, एक क्रस ऑफ द डायफ्राम है, एक है सेंट्रल टेंडन, क्रस ऑफ द डायफ्राम, और एक होता है मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पूरा डायफ्राम बनाती है। ठीक है, अब तीन चीज़ें हमें पता चल गई, सेप्टम ट्रांसवर्सम, डॉर्सल मीसो ईसोफेगस और सर्वाइकल मायोटोम्स। अब जो लास्ट है ये है प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन।
तो ये वाला डायफ्राम में देखूँ तो ये क्या था, मेरा सेप्टम ट्रांसवर्सम था, ये था डॉर्सल मीसो ईसोफेगस, और ये जो दिख रहा है ना, ये एक कनाल बन जाता है, प्लूरो पेरिटोनियल कनाल। अभी नाम से पता चला है, प्लूरा मतलब लंग्स और पेरिटोनियल मतलब एब्डोमेन, ये दोनों के बीच में एक कनाल बन जाता है, उसे कहते हैं प्लूरो पेरिटोनियल कनाल। और फिर इनके बीच में एक फोल्ड आता है, ये ब्लैक कलर से ये फोल्ड दिख रहा है, ये तो कनाल था और ये फोल्ड है, इसे कहते हैं प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड। तो अब हमें पता है ना कि ये समझो मेरे लंग्स है और यहाँ पे मेरा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब है, और इन दोनों के बीच ही डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये डायफ्राम क्या है, इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन दी एब्डोमिनल प्लूरल कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। तो ये प्लूरो पेरिटोनियल कनाल बनता है, फिर उसमें प्लूरो पेरिटोनियल फोल्ड बनते हैं, ठीक है। फिर ये चारों चीज़ें हमें पता चल गई। तो डायफ्राम के फॉर्मेशन के लिए ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सेप्टम ट्रांसवर्सम, डॉर्सल मीसोइसोफेगस, सर्वाइकल मायोटोम्स और प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ओके, अब ये छोटू सा डायग्राम इसमें देख लो, ये देखो, ये सेप्टम ट्रांसवर्सम है, आगे की तरफ बन रहा है, और ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से क्या डेवलप हो रहा है, डॉर्सल मीसो ईसोफेगस। फिर ये सर्वाइकल मायोटोम्स है जो मस्कुलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम है वो बनाएंगे। फिर ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करेंगी प्लूरा को फ्रॉम दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इतना ये डायग्राम भी समझ में आ गया और ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें समझ में आ चुकी है। तो किस चीज़ से क्या बन रहा है वो हमें याद रखना है। अब ये ओरिजिन ऑफ फ्रेनिक नर्व, क्योंकि इनिशियली सेप्टम ट्रांसवर्सम कहाँ प्रेजेंट था, सर्वाइकल रीजन में प्रेजेंट था, इसीलिए फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है, C3, C4, C5। और ये जो प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है ये भी कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट में। तो ये सब है ना, आपस में चीज़ें पूरी फ्यूज़ हो जाती है और कुछ भी स्पेस बाकी नहीं रहता, ठीक है। अभी ये तो सब अलग अलग दिख रहा है ना, जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ती है ये सारी चीज़ें फ्यूज़ हो जाती है और हमें कुछ भी ऐसे स्पेस नहीं रहता, और स्पेस रहना भी नहीं चाहिए। अब अगर स्पेस है तो वो हो जाता है अनोमली में आ जाता है, ठीक है। तो ये था नॉर्मल डेवलपमेंट। फिर सेप्टम ट्रांसवर्सम, इट इज़ एन अनडिफरेंशिएटेड लैटरल प्लेट मीजोडर्म, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा क्योंकि पहले वो स्टोमोडियम के ऊपर प्रेजेंट था मीजोडर्म, फिर फोल्डिंग हुई एम्ब्रियो की तो वो नीचे आ गया। फिर उससे क्या क्या स्ट्रक्चर्स आए हैं, तो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम आया है उससे, फाइब्रस पेरिकार्डियम जो हार्ट का स्ट्रक्चर वो भी सेप्टम ट्रांसवर्सम से आता है, फिर स्ट्रोमा ऑफ द लिवर भी बनाता है वो, फिर वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम या तो मिजेंट्री ऑफ द स्टमक, ये सब चीज़ें कौन बनाता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम, विच इज़ व्हाट, अनडिफरेंशिएटेड लैटरल प्लेट मीजोडर्म। ओके, ये हमें पता चल गया। अब ये फिर से डायग्राम है, सेप्टम ट्रांसवर्सम हो गया, पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कनाल जो हमें पता है, और ये पेरिकार्डियो पेरिटोनियल सब कनाल है, ठीक है, डायग्राम। अब अप्लाइड एनाटॉमी, अब फिर से सब चीज़ नॉर्मल होगी ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब एक अनोमली है कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया। अब हर्निया का हमें पता है कि हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ एनी स्ट्रक्चर, हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन ऑफ एनी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे डायफ्राग्मेटिक हर्निया तो या काय का प्रोट्रूजन होगा, ये समझो ये डायफ्राम है, ये लंग्स है, ओके, और ये है एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे सारे कंटेंट्स प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी के। अब अगर ये डायफ्राम के बनने में कुछ भी डिफेक्ट आया है तो जो भी कंटेंट है ना एब्डोमिनल कैविटी का, ओके वेट लेट मी ड्रॉ दिस वाज माय लंग्स, दिस इज़ माय डायफ्राम, और ये हो गया स्टमक, और यहाँ पे लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर डायफ्राम में कुछ भी गैप है या तो यहाँ पे डेफिशिएंसी है डायफ्राम की, तो जो भी कंटेंट्स है ना एब्डोमिनल कैविटी के ये यहाँ पे जाने लगेंगे, कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में। तो स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी विल माइग्रेट टू प्लूरल कैविटी, सो इन्वेजिनेट करने लगेंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं हम कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया, हर्निया इज द प्रोट्रूजन। तो क्या हुआ, इन्वेजिनेशन बिटवीन द प्लूरल एंड द पेरिटोनियल कैविटी, ये प्लूरल कैविटी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरो पेरिटोनियल कनाल, फिर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये तो नॉर्मली हो रहा था, ठीक है। अब अगर ये प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन नहीं बना तो उससे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर द एब्डोमिनल कंटेंट्स हर्निएट इनटू द थोरैक्स, दिस इज नोन एज कंजेनाइटल डायफ्राग्मेटिक हर्निया। अब क्या क्या हर्निएट कर सकता है, यहाँ पे स्टमक हर्निएट कर सकता है, स्प्लीन हर्निएट कर सकता है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन हर्निएट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी हर्निएट करती है प्लूरल कैविटी में, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ये नॉर्मली होना था ऐसा, ठीक है।
ठीक है। और मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया कौन सा है? वॉशडेलिक हर्निया। लेफ्ट में मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू राइट। अब ये जो मेरा था ना डायफ्राम, ये वाला मेरा लेफ़्ट साइड है, ये मेरा राइट साइड है, ठीक है। तो ये कॉमन कहाँ पे होता है? लेफ़्ट साइड मोर कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, ओके। अब अगर प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन बना है लेकिन वो थिन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इवेंट्रेशन ऑफ द डायफ्राम हो जाएगा, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डायफ्राम। सो थ्योरी एग्जाम में सबसे पहले तो डायग्राम बना देना, फिर कौन सा स्ट्रक्चर्स किसको डिराइव कर रहा है, सेप्टम, ट्रांसवर्सम, ये सब उसके डेरिवेटिव्स लिख देना, फिर ये वाला डायग्राम बना देना, फिर सेप्टम ट्रांसवर्सम के बारे में थोड़ा लिख देना, और अप्लाइड एनाटमी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडियाट्रिक्स में भी, ओके। सो notes are available on the Telegram channel, link is in the description. Thank you.